हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का पोयम द साम ऑफ लाइफ और कंपोज्ड बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ऊपर जो तस्वीर दी गई है, इस पोयम के जो पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो, यह तस्वीर उन्हीं की है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पोयम का टाइटल समझ लेते हैं, द साम ऑफ लाइफ। साम शब्द का मीनिंग क्या होता है? ए सेक्रेट सॉन्ग, पोयम और प्रेयर दैट प्रेजेस गॉड। एक कोई पवित्र गीत, पवित्र कविता या पवित्र प्रार्थना जो कि ईश्वर की प्रशंसा करता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि साम का अर्थ होता है भजन या स्तुति। और हम देख सकते हैं कि इसका जो पी लेटर है साइलेंट है और इसका एल लेटर भी साइलेंट है और इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन केवल साम है। द साम ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की स्तुति, जीवन का भजन। चलते हैं स्टेंजा 1 की तरफ। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट thou art to dust returnest, was not spoken of the soul। सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स स्टेंजा के देख सकते हैं। अर्नेस्ट का मीनिंग होता है सीरियस, सिंसियर, ईगर। फर्स्ट लाइन में आया है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट अर्थात सीरियस। दूसरा डिफिकल्ट वर्ड है गोल। गोल का अर्थ होता है एम अर्थात लक्ष्य। तो अब हम लाइन टू लाइन मीनिंग देखते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। व्हाट डज द पोएट H.W. लॉन्गफेलो से अबाउट लाइफ। पोएट H.W. लॉन्गफेलो जीवन के बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि लाइफ रियल है, लाइफ अर्नेस्ट है। लाइफ अर्थात जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। यदि स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइफ या व्हाट डज द पोएट से अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में कवि क्या कहते हैं, तो यही फर्स्ट लाइन इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइफ इज़ रियल एंड सिंसियर एंड ईगर एंड सीरियस। तो जीवन वास्तविक है, जीवन कोई कल्पना की वस्तु नहीं है, जीवन काल्पनिक नहीं है, जीवन वास्तविक है, रियल है। रियल में, वास्तविकता में एक व्यक्ति को जीवन जीना पड़ता है। लाइफ इज अर्नेस्ट और जीवन गंभीर है। सेकेंड लाइन है एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव का मीनिंग होता है कब्र, गोल का मीनिंग होता है लक्ष्य। गोल अर्थात एम। तो एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कब्र में जाना इसका लक्ष्य नहीं है। इस लाइन में पोएट H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य कब्र को प्राप्त करना नहीं है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। जो ग्रेव है अर्थात कब्र, कब्र का कहने का तात्पर्य मृत्यु। मृत्यु एक ट्रूथ है, एक सत्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में तय है, क्योंकि मनुष्य प्राणी नश्वर है और उसे एक न एक दिन मरना है, एक न एक दिन उसे कब्र में जाना है। लेकिन हमारा जो जीवन है, मैंने ऊपर की लाइन में देखा कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। और हमारा जो जीवन है इसका लक्ष्य क्या है? कब्र में जाना है लक्ष्य क्या मृत्यु को प्राप्त करना लक्ष्य है? पोएट H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। हमारे जीवन का लक्ष्य कब्र को प्राप्त करना नहीं है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। मृत्यु एक सत्य, एक जीवन का अंग हो सकता है, लेकिन मृत्यु को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य कतई नहीं है।
दो लाइन का मीनिंग आपने देख लिया। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। लाइन नंबर 3, डस्ट डाउ आर्ट द पोएट सेज अबाउट ह्यूमन। मानव प्राणी के बारे में कभी इस लाइन में, इस फ्रेज में कहते हैं कि डस्ट दाउ आर्ट। डस्ट मीन्स होता है मिट्टी, धूल। दाउ मीन्स होता है यू। आर्ट मीन्स होता है आर। इट मीन्स डस्ट डाउ आर्ट अर्थात यू आर मेड ऑफ डस्ट। आपका शरीर मिट्टी का बना हुआ है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डस्ट। डस्ट डाउ आर्ट, तुम मिट्टी के बने हुए हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मृत्यु के पश्चात मिट्टी में ही मिल जाओगे। डस्ट डाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। तो पोएट हमारे मानव शरीर की नश्वरता, चूँकि हमारा शरीर, मानव का शरीर जो होता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, नश्वर है, उसका अंत निश्चित है। उसी के बारे में पोएट कहते हैं कि डस्ट डाउ आर्ट, कि हमारा मानव का शरीर मिट्टी का बना हुआ है, और टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये जो थर्ड लाइन है यह किसके बारे में कहा गया है? ह्यूमन बॉडी के बारे में, मानव शरीर के बारे में। मानव शरीर के बारे में कहा गया है कि डस्ट डाउ आर्ट, कि तुम मिट्टी के बने हुए हो, हमारा मानव शरीर डस्ट का बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और डस्ट में ही, मिट्टी में ही वापस आकर मिल जाना है। लेकिन वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। कहने का तात्पर्य पोएट ये है कि हमारा मानव का शरीर मिट्टी का बना है, और हमारा मानव शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा यह मिट्टी की नहीं बनी है। इसीलिए पोएट कहता है कि वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, अर्थात द एबव लाइन, द लाइन नंबर 3 हैज नॉट बीन स्पोकन अबाउट द सोल। कहने का तात्पर्य कि लाइन नंबर 3 आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। हमारी आत्मा अमर है, उसका मृत्यु नहीं होता है, वह सदैव अजर अमर है। तो एक बार पुनः हम इस स्टेंजा को देख लेते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट डाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लाइफ इज रियल अर्थात जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट अर्थात जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल अर्थात कब्र को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मृत्यु को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। डस्ट डाउ आर्ट, तुम मिट्टी के बने हुए हो, अर्थात हमारा मानव का शरीर मिट्टी का बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस, और यह मिट्टी में, मृत्यु के पश्चात वापस मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन यह बात तीसरे लाइन में जो बात कही गई है, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। अब स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन के बारे में हम देख सकते हैं। आपके सामने स्टेंजा फर्स्ट आ गया है। एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। हर लाइन, चारों लाइन, 4 लाइन का एक स्टेंजा है, और उसके सामने मैंने ए बी लिख रखा है। तो ये राइमिंग स्कीम है। राइमिंग क्या होता है? फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अर्नेस्ट, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है गोल, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है रिटर्नेस्ट, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सोल। तो पहले लाइन का लास्ट वर्ड अर्नेस्ट, तीसरे लाइन का लास्ट वर्ड रिटर्नेस्ट। अर्नेस्ट रिटर्नेस्ट, अर्नेस्ट रिटर्नेस्ट राइम कर रहा है। तो यदि हम फर्स्ट लाइन को ए कंसीडर करेंगे तो तीसरे लाइन को भी हमें ए कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरा लाइन का लास्ट वर्ड है गोल, चौथे लाइन का लास्ट वर्ड है सोल, गोल सोल, गोल सोल, राइमिंग कर रहा है। तो अगर हम सेकेंड लाइन को बी कंसीडर करेंगे तो चौथे लाइन को भी हमें बी कंसीडर करना पड़ेगा। तो राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी। और राइमिंग वर्ड्स क्या है? अर्नेस्ट, द वर्ड अर्नेस्ट राइम्स विद द वर्ड रिटर्नेस्ट, एंड द वर्ड गोल राइम्स विद द वर्ड सोल। चलते हैं
स्टेंजा नंबर 2 की तरफ। Not enjoyment and not sorrow is our destined end our way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. Not enjoyment. What is the meaning of enjoyment? आनंद। enjoyment का अर्थ होता है आनंद, खुशी। एंड सारो, सारो का मतलब होता है दुख। तो नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, दोनों शब्दों के पहले नॉट लगा हुआ है। तो पोएट H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि न तो सुख को प्राप्त करना एंड नॉट सारो, और न तो दुख को प्राप्त करना। इज आवर डेस्टाइंड इंड, डेस्टाइंड इंड का मीनिंग होता है फेट, यानी कि भाग्य, अर्थात डिसाइडेड इन एडवांस, पूर्व में लिखा हुआ। तो हमारे भाग्य में न तो केवल सुख लिखा हुआ है, न तो केवल दुख लिखा हुआ है, ये पहले से पूर्व से डिस्टाइंड नहीं है। इज आवर डिस्टाइंड इन दैट वे। एक बार पुनः इस लाइन को देख लेते हैं, मीनिंग हम इसका। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टाइंड एंड आर वे। न तो सुख को प्राप्त करना और न ही दुख को प्राप्त करना। इज आवर डिस्टाइंड वे, एंड आर वे, यह हमारे भाग्य में पहले से निर्धारित नहीं है। कहने का तात्पर्य कि हमारे भाग्य में पहले से निर्धारित केवल सुख ही सुख नहीं है और केवल दुख ही दुख नहीं है, बल्कि बट टू एक्ट, बल्कि हमें एक्ट करना चाहिए, अर्थात एक्शन करना चाहिए। एक्शन का अर्थ होता है कर्म करना चाहिए। हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, और यदि हम अपने कर्म पर विश्वास करते हुए अपने कार्य को जारी रखते हैं तो ईच टुमारो, तो हमारा जो आने वाला प्रत्येक कल है, उसी कर्म की वजह से हमारा आने वाला प्रत्येक कल फाइंड्स अस फार्दर, फार्दर का मीनिंग होता है अहेड, अर्थात आगे, एक कदम आगे। देन टुडे, टुडे अर्थात आज। व्हाट एवर आई एम टुडे, आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मेरी जो कुछ भी पोजीशन है, आज की तुलना में जो आने वाला हमारा कल होगा, आज की तुलना में हम बेहतर पोजीशन पर होंगे यदि हम कर्म करते हैं। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन का मीनिंग एक बार पुनः हम देख लेते हैं। बट टू एक्ट, बल्कि पोएट H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, हमें कर्म में विश्वास करना चाहिए और इस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे कि दैट ईच टुमारो, जो हमारा आने वाला कल है, हमारा आने वाला जो भविष्य है, फाइंड्स अस फार्दर, हमें फार्दर लेकर चला जाए, हमें आगे लेकर चला जाए, हमें एक कदम आगे ले जाए देन टुडे, किसकी अपेक्षा? आज की अपेक्षा। तो स्टेंजा नंबर 2 में हम राइमिंग वर्ड्स को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स, व्हाट आर द वर्ड्स विच राइम टुगेदर, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से राइम करते हैं। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, सारो राइम कर रहा है टुमारो से। पहले लाइन का लास्ट वर्ड सारो, तीसरे लाइन का लास्ट वर्ड टुमारो, सारो टुमारो, इसलिए मैंने ए और ए, पहले लाइन के लास्ट में ए, तीसरे लाइन के लास्ट में ए लिख दिया है। तो द वर्ड सारो इज राइमिंग विद द वर्ड टुमारो। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है वे, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डे। तो वे डे राइम कर रहा है। सो द वर्ड वे इज राइमिंग विद द वर्ड डे। तो इसका कंप्लीट आंसर होगा कि द वर्ड सारो इज राइमिंग विद द वर्ड टुमारो एंड द वर्ड वे इज राइमिंग विद द वर्ड टुडे। नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 3। In the world's broad field of battle, in the rebuke of life, be not like dumb, dribble cattle, be a hero in the strife. In the first line of the stanza number 3, the poet compares the world to a broad field of battle.
स्टेंजा नंबर 3 के पहले लाइन में कवि संसार की तुलना एक विस्तृत युद्ध भूमि से करते हैं। युद्ध भूमि का नाम आपने सुना होगा, बैटल फील्ड, लास्ट वर्ड दिया हुआ है बैटल फील्ड, अर्थात युद्ध की भूमि। युद्ध की भूमि कैसी है? ब्रॉड है, बहुत ही विस्तृत है, और उस युद्ध भूमि पर सैनिक आते हैं, युद्ध करते हैं, उनका कुछ लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात, युद्ध के समाप्त होने के पश्चात वापस पुनः अपने घर को लौट जाते हैं। तो पोएट H.W. लॉन्गफेलो इस संसार की तुलना वर्ल्ड की तुलना बैटलफील्ड से किया है। इस संसार में भी, इस वर्ल्ड में भी हम मानव प्राणी अपने जीवन को लेकर आए हुए हैं। हम सभी अपने अपने कर्म को कर रहे हैं। हम सभी का एक निर्धारित समय है, और उस निर्धारित समय के पश्चात वापस चले जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कितना सुंदर ढंग से पोएट H.W. लॉन्गफेलो ने संसार की तुलना एक विस्तृत युद्ध भूमि से किया है। चूँकि संसार भी बहुत बड़ा है, तो युद्ध भूमि भी बहुत बड़ा है। संसार में हम मानव प्राणी हैं, तो युद्ध भूमि में भी सैनिक है। तो संसार की तुलना विस्तृत युद्ध भूमि से की गई है, और संसार में रहने वाले मानव प्राणी की तुलना सैनिकों से की गई है। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैज़ द वर्ल्ड बीन कंपेयर्ड टू, व्हाट हैज़ द वर्ल्ड बीन कंपेयर्ड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द वर्ल्ड हैज़ बीन कंपेयर्ड टू ए ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। संसार की तुलना किससे की गई है? संसार की तुलना एक विस्तृत युद्ध भूमि से की गई है। चलते हैं स्टेंजा नंबर 3 के लाइन नंबर 2, इन द बिब्यूक ऑफ लाइफ। पहले तो एक शब्द आपके सामने न्यू शब्द है बिब्यूक, इसका मीनिंग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिब्यूक। बिब्यूक मीन्स होता है टेम्पररी कैंप, टेम्पररी शेल्टर और कैंप। मैंने यहाँ नीचे रेड लेटर्स में लिख दिया है। बिब्यूक का अर्थ होता है टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी मीन्स होता है जो नॉट परमानेंट, जो कि अस्थाई नहीं हो। तो क्या हमारा जीवन इस धरती पर अस्थाई है? नो, हमारा लाइफ कैसा है? टेम्पोरेरी है। बिब्यूक का मतलब होता है टेम्पोरेरी। जैसे युद्ध भूमि पर सैनिक युद्ध लड़ने जाते हैं, तो क्या वे सैनिक हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर अपना कैंप लगा के रहते हैं? नहीं, उनका कैंप अस्थाई होता है। कुछ दिनों के लिए वे अपना कैंप युद्ध भूमि पर लगा के रहते हैं। युद्ध के समाप्त होने के पश्चात वे अपना कैंप उठा करके फिर वे वापस घर को चले जाते हैं। तो बिब्यूक का मीनिंग होता है टेम्पोररी शेल्टर और कैंप। एक बार विस्तृत रूप से हम लाइन नंबर 2 का मीनिंग देख लेते हैं। इन द बिब्यूक ऑफ लाइफ। बिब्यूक का मीनिंग मैंने बताया कि एक अस्थाई पड़ाव। इसको हम युद्ध भूमि से पहले रिलेट करते हैं, फिर उसके पश्चात जीवन से रिलेट करेंगे। बिब्यूक जैसे युद्ध भूमि पर या युद्ध के मैदान पर सैनिकों का कैंप लगा रहता है। उनका एक कैंप रहता है, टेम्पोररी कैंप रहता है, और उनका वह कैंप अस्थाई होता है, तो उसी को बिब्यूक कहा गया है। तो सैनिकों का जो अस्थाई पड़ाव है, उसकी तुलना किससे की गई है? लाइफ से, हमारा जीवन। तो हम मानव प्राणी भी इस धरती पर अपने जीवन को लेकर आए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो ये हमारा जीवन भी एक टेम्पोररी है। तो इस सेकंड लाइन में लाइफ की तुलना, हमारे जीवन की तुलना सैनिकों के टेम्पोररी कैंप से की गई है, युद्ध भूमि के सैनिकों के अस्थाई पड़ाव से की गई है। पहले लाइन में किसकी तुलना किससे की गई है, दूसरे लाइन में किसकी तुलना किससे की गई है। अब मैं समझता हूँ कि आपको इन दोनों का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। यदि नहीं तो एक बार पुनः मैं समझा देता हूँ कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कि द वर्ल्ड हैज़ बीन कंपेयर टू ए ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, अर्थात इस संसार की तुलना एक विस्तृत युद्ध भूमि से की गई है इन द बिब्यूक ऑफ लाइफ। और हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वह किस तरह है? युद्ध भूमि पर सैनिकों द्वारा बनाए गए एक अस्थायी पड़ाव की तरह है। तो हमारे जीवन की तुलना एक सैनिकों के टेम्पोरेरी कैंप से की गई है। तो व्हाट हैज़ द वर्ल्ड बीन कंपेयर टू, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैज़ द लाइफ बीन कंपेयर टू,
जीवन की तुलना किससे की गई है। लाइन नंबर 3 ऑफ स्टेंजा नंबर 3, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइप। अब व्हाट इज द मैसेज इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में पोएट हमें क्या संदेश देना चाहता है। दिया है कि बी नॉट लाइक डम, हम मानव प्राणी को एक डम्ब नहीं रहना चाहिए, गूंगे की तरह नहीं रहना चाहिए। ड्रिवन कैटल, ड्राइविन कैटल का मतलब होता है, कैटल होता है पशु, मवेशी पशु, और ड्राइविन अर्थात भगाए हुए पशु। तो हम अपना जीवन इस धरती पर एक डम्ब प्राणी की तरह न जीवन व्यतीत करें, हम एक ड्राइविन कैटल की तरह अपना जीवन व्यतीत न करें, एक गूंगे की तरह अपना जीवन न बिताएं, और हम अपना जीवन एक मवेशी पशु, भगाए हुए पशु की तरह व्यतीत न करें। तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, बी अ हीरो, हमें अपने आप को एक हीरो, अपने आप को हीरो साबित करना चाहिए। हमें अपने आप को एक ऐसे रूप में सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि हम इस प्रकार से मेहनत करें कि हमारी जो अंदर, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, हमारे अंदर जो एबिलिटी है, वह निकल करके सामने आए, और जो हमारा नाम है वह रोशन हो, और एक इमेज, हमारी एक छवि लोगों के जनमानस के बीच में बने। बी ए हीरो इन द स्ट्राइप, स्ट्राइप का मतलब होता है स्ट्रगल, अर्थात संघर्ष करना चाहिए। हम सभी को संघर्ष करना चाहिए। अगर आप सभी विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं तो विद्यार्थी जीवन में आप सभी को स्ट्राइप करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, अच्छे के लिए संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करना चाहिए, अच्छा से अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि आप समाज में एक हीरो की भांति उभर करके सामने आएँ। तो मैं समझता हूँ कि स्टेंजा नंबर 3 will be totally clear to you, all of you. In the world's broad field of battle, in the rebuke of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. एक बार पुनः जल्दी में मैं इसका अर्थ देख लेता हूँ कि इस संसार की तुलना एक विस्तृत युद्ध भूमि से की गई है, इन द रिब्यूक ऑफ लाइफ, और हमारे जीवन की तुलना रिब्यूक से की गई है। रिब्यूक का मैंने अर्थ बताया कि टेम्पोरेरी कैंप ऑफ सोल्जर्स ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध भूमि के मैदान पर सैनिकों द्वारा बनाया गया एक अस्थायी पड़ाव, उसे कहते हैं रिब्यूक। और हमारा जीवन बिल्कुल उसी तरह है, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, और हमें इस धरती पर एक डम्ब की भांति जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, गूंगे की भांति व्यतीत करना नहीं चाहिए, और ड्राइवन कैटल, और एक भगाए हुए पशु की तरह भी अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइप, बल्कि हमें स्ट्राइप करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष करके अपने आप को एक हीरो साबित लोगों के बीच करना चाहिए। तो व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा नंबर 3, देखते हैं। बैटल, कैटल, फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड बैटल, थर्ड लाइन लास्ट वर्ड कैटल, सो द वर्ड बैटल इज राइमिंग विद द वर्ड कैटल। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है लाइफ, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्राइफ। तो ए बी मैंने लिख दिया है, पहला लाइन के सामने ए, तीसरा लाइन के सामने ए, पहला लाइन मिल रहा है तीसरे से, दूसरा लाइन मिल रहा है चौथे से। तो द वर्ड बैटल इज राइमिंग विद द वर्ड कैटल, एंड द वर्ड लाइफ इज राइमिंग विद द वर्ड स्ट्राइफ। लेट अस study या read the stanza number 4. Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. बहुत ब्यूटीफुल पोएम है एक स्टूडेंट के लिए, और एक स्टूडेंट यदि इस पोएम से प्रेरणा ग्रहण नहीं करता है तो यह बहुत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि H.W. लॉन्गफेलो का यह पोएम एक विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। पोएट H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं, ठीक है चलिए चलते हैं, तब बी अप एंड डूइंग। बी अप, जाग जाएं, उठ जाएं। यदि हम आलस कर रहे हैं तो आलस को त्याग दें, यदि हम सो रहे हैं तो जाग जाएं। एंड डूइंग, और फिर हम अपने आलस को त्याग कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। यदि सो रहे हैं तो जाग कर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
तो इस पर एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बी अप एंड डूइंग। बी अप एंड डूइंग, ये जो चार वर्ड्स हैं, चार शब्द हैं, यह एक फ्रेज है, एक शब्द समूह है। इसका मीनिंग क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बी अप एंड डूइंग, इसका मीनिंग क्या है। हिंदी में अर्थ तो आप सभी को स्पष्ट हो गया कि बी अप एंड डूइंग का अर्थ होता है कि हम सभी को आलस को त्याग कर अपने कर्म को करना चाहिए, अथवा हम सभी को उठकर जाग कर अपने कार्यों को करना चाहिए। सेकेंड लाइन है विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट। हमें अपने कर्म को कैसा करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। विथ ए हार्ट, पूरे हृदय से, पूरे मन से, होल हार्टेडली। वी शुड डू आवर वर्क होल हार्टेडली। हमें अपने कर्तव्यों को पूरे हृदय से करना चाहिए। फॉर एनी फेट, फेट का मीनिंग मैंने लिखा है कंसिक्वेंसेस, नतीजा यानी कि रिजल्ट यानी कि परिणाम। तो फेट का अर्थ होता है भाग्य, और यहाँ पर अर्थ है, फेट का अर्थ है रिजल्ट यानी कि परिणाम। तो विथ ए हार्ट कहने का तात्पर्य है कि हम जो भी कार्य करें पूरे मन लगा करके कार्य को करना चाहिए। फॉर एनी फेट, उसका परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, उसका कंसिक्वेंस, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो। लाइन नंबर 3, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। स्टिल मीन्स होता है ऑलवेज, अचीविंग का मीनिंग होता है ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना। हमेशा हमेशा हम सभी को कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहिए। दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण हम सभी को कुछ न कुछ अचीवमेंट, उपलब्धियां प्राप्त करनी चाहिए। स्टिल अचीव, स्टिल परसुइंग, परसू का मतलब होता है फॉलो करना। सदैव हमें अनुसरण करना चाहिए, हमको सदैव ये दो कार्य करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। पहला कार्य की अचीव करना चाहिए। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, उपलब्धियां प्राप्त करना। और परसू का अर्थ होता है अनुसरण करना, फॉलो करना। किस चीज़ का अनुसरण करना, फॉलो करना, अच्छे नियमों का, अच्छे लोगों का, अच्छे कार्यों का। तो स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, यह हमें कार्य करना चाहिए। और इसके अलावा व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए, लर्न, सीखना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज, लेकिन प्रश्न उठता है कि व्हाट शुड वी लर्न, हमें क्या सीखना चाहिए। टू लेबर। तो पोएट H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि वी शुड लर्न टू लेबर, कि हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और फल की इच्छा नहीं करना चाहिए बल्कि फल का इंतजार करना चाहिए। हम यदि परिश्रम करते हैं तो, और यदि परिश्रम हमारा पूरे आत्मविश्वास के साथ है, तो निश्चित ही जो रिजल्ट आएगा वह हमारे पक्ष में ही होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एक बार पुनः स्टेंजा नंबर 4 को हम देख लेते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग कहने का तात्पर्य है, पोएट H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि यदि हम सभी आलस कर रहे हैं तो आलस को त्याग कर उठ जाना चाहिए। यदि हम सभी सो रहे हो तो हमें उठ जाना चाहिए और हमें अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। विथ ए हार्ट, पूरे हार्ट के साथ, पूरे हृदय के साथ, फॉर एनी फेट, और उसका रिजल्ट, उसका नतीजा चाहे जो कुछ भी हो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। स्टिल का मैंने मीनिंग बताया ऑलवेज। तो वी शुड ऑलवेज अचीव समथिंग, वी शुड ऑलवेज फॉलो गुड रूल्स, गुड पर्सन्स। तो हमें सदैव अच्छाइयों को प्राप्त करना चाहिए, अच्छाइयों का अनुसरण करना चाहिए, और हमें सदैव अचीव करना चाहिए, कुछ न कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहिए। और फोर्थ लाइन में है लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हम सभी को परिश्रम करना सीखना चाहिए और फिर फल का इंतजार करना चाहिए। इस स्टेंजा नंबर 4 में हम सभी देख लेते हैं कि व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा नंबर 4। The last word of first line is doing. The last word of line number 3 is pursuing. So, doing is rhyming with the word pursuing. Doing, pursuing, doing, pursuing, rhyming मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने सामने उसके ए और ए लिख रहा है। पहला लाइन
का लास्ट वर्ड डूइंग तीसरे लाइन का लास्ट वर्ड परसुइंग से मिल रहा है, और दूसरे लाइन का लास्ट वर्ड फेट, चौथे लाइन का लास्ट वर्ड वेट। तो फेट इज राइमिंग विद द वर्ड वेट। एक बार पुनः इस राइमिंग वर्ड्स को हम चारों लाइन के एक साथ देख लेते हैं कि व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा नंबर 4। द वर्ड doing is rhyming with the word pursuing and the word fate is rhyming with the word wait. Okay students, so the poem ends here. इसलिए इस प्रकार यह पोयम द साम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन, कंपोज्ड बाय H.W. लॉन्गफेलो यहीं पर समाप्त होता है। यह पोयम आप सभी को कैसा लगा, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।